अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पुरान स्पोर्ट्स 365 में आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और वो कहते हैं जनाब के दिल के अरमा अब पता नहीं आंसू हैं कि नहीं है, लेकिन बह ज़रूर गए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 से ऑफिशियली बाहर हो गई है। पाकिस्तान श्रीलंका का जो मैच था, इसने तकरीबन आप समझ लीजिए कि पहले हाफ तक तो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को एक ऐसी सूरत हाल से दो चार किया जहां उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी। और जब उम्मीदें वाबस्ता हो जाएं और फिर दिल टूटे तो तकलीफ थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन हमें उन्हीं किरदारों ने एक मरतबा फिर मैं समझता हूं कि मायूस किया, जो इससे पहले भी इस पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कैंपेन जो है वो ख़राब कर चुके हैं। एनीवेज ही मैं पहले आपको मैच समरी से जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन दे देता हूं। पाकिस्तान को इस मैच के अंदर शिकस्त हुई, लेकिन ये शिकस्त इस तरह थी कि पाकिस्तान अगर चाहता तो मिडल ऑर्डर अगर बेहतर खेलता तो मैच में बहुत कुछ हो सकता था। 5 रन से जी हम ये मैच आ रहे, और श्रीलंका एक वक्त तो लग रहा था 147 नहीं कर पाएगा, लेकिन जनाब उसके बाद हमने देखा कि ये मैच सैमरी आपके सामने मौजूद है। इंतहाई शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप जिसमें साहिबजादा फरहान ने 100 रन की शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। फखर जमान टूर्नामेंट में दूसरा मैच खेले, 84 रन बनाए, लेकिन उसके बाद बर्बादी की वो दास्तान है मिडल ऑर्डर में जिसने पूरे ही टूर्नामेंट में पाकिस्तान को मुश्किलात से दो चार किया। और आखिरी 5 ओवर में 8 विकेटें गिर गईं और वो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा कि फिर श्रीलंका को हम 147 तो क्या बड़ी मुश्किल से 213 से ही दूर रख सके। मेरे साथ मौजूद हैं रोज की तरह स्पोर्ट्स 365 के अंदर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, इनकी फैमिली खुद एक बहुत बड़ी फैमिली, मैं मोहम्मद बरादरा हमेशा कहता हूँ, खुद इनकी परफॉर्मेंसेज बड़ी शानदार रही पाकिस्तान के लिए। ऐसे टेस्ट ओपनर जिनको आउट करना हमेशा जो है वो चैलेंज होता था, लगातार 5 सेंचुरी एक ओपोनेंट के खिलाफ बनाई। डॉम ब्रैडमैन जैसे बड़े खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हुए, नंबर 1 फील्डर रहे। इसी तरह इनकी और बहुत सर्विसेज हैं और उस दौर में पाकिस्तान के लिए खेले जो पाकिस्तान का सुनहरी दौर याद रखा जाएगा। शुएब मोहम्मद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए शुएब भाई। और कल आप और मैं एक अलग एक्साइटमेंट में थे, अब हमारे चेहरे के तासुरात ही बता रहे हैं कि पाकिस्तान जब बाहर हो जाए तो एकदम से हमारा भी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। लेकिन सर हम एकदम जब बाहर नहीं हुए, आज इस मैच में पहले 15 ओवर तक ऐसी सूरत हाल, साहबजादा फरहान जो हीरो ऑफ द टूर्नामेंट है पाकिस्तान के और फखर जमान, उन दोनों ने ऐसी पार्टनरशिप क्रिएट कर दी थी कि यकीनी तौर पर हम सब अफ्तार के बाद जब जल्दी जल्दी मैच देख रहे थे, हमारी बड़ी उम्मीदें हो चली थी, लेकिन बड़ी बुरी तरह दिल टूटा जिस तरह आखिरी 5 ओवर में विकेटें गिरी और उसके बाद मैच हमारे हाथ में था ही नहीं। सर आपके व्यूज? आज पाकिस्तान नहीं जीता, क्रिकेट जीती है। क्रिकेट वाज द विनर। सिंटिलेटिंग गेम ऑफ क्रिकेट देखने में आया। इस तरह के हिस्ट्री में शायद मैचेस नहीं देखने में आते। और आज श्रीलंका ने स्पेशली जो जवाब दिया पाकिस्तान की टीम को, बिल्कुल ही बैकफुट के ऊपर कर दिया। जिस तरह हालांकि उनकी पहली विकेट जल्दी, जो मेन स्कोरर हैं वो जरूर आउट हो गए, लेकिन ये कि बेतहाशा चीजें इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान के मैनेजमेंट को और बोर्ड को सीखनी चाहिए कि किस तरह ये इस पोजीशन में पाकिस्तान को, मैंने आपको कल और पिछले प्रोग्राम में बताता रहा कि ये वो टीम खेलेगी जो पहले मैच में खेलनी चाहिए थी। आपने कहा कि ये 200 रन पाकिस्तान क्या कर सकेगा, पॉसिबल है? मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने ये भी बताया था कि पॉजिटिव एटीट्यूड जब होगा तो बॉडी लैंग्वेज कुछ और हो जाती है, इंटेंट कुछ और हो जाता है, और शॉर्ट एक्सिक्यूशन में जो फ्लो आता है, ठीक है, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से, जो कि आज हमने देखने में भी आया। हालांकि 12 ओवर में पाकिस्तान के 90 रन थे, जो अक्सर टीम में 12 ओवर में 100 रन भी कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे पॉजिटिव जो साइन था, विकेट कोई नहीं गिरी हुई थी और वो रन गेटर खेल रहे थे। एक टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन गेटर और दूसरा फखर जमान जैसे बैट्समैन साथ थे जिन्होंने 84 रन तो किए, लेकिन 4 छक्के और 9 चौके भी लगाए। और साहबजादा फरहान को जो सपोर्ट किया, यहाँ ये आगे निकलते थे, वहां साहबजादा नेक्स्ट ओवर के अंदर 1-2 छक्के चौके मार के टीम को मतलब ऐसी पोजीशन पे ले आए थे कि वहां ये लग रहा था। लेकिन वो जो आपने कहा कि मिडिल ऑर्डर जो है वो हमारा जो सो कॉल्ड मिडिल ऑर्डर, सो कॉल्ड मिडिल ऑर्डर डिसऑर्डर है ये डिसऑर्डर तो नहीं है। मुझे तो ये ऑर्डर नहीं लगता, ये कोई इसमें प्रॉब्लम है जरूर। देखिए, और फिर आज मैं फिर भी ये समझता हूँ, नाफे 1 डाउन पे आए, वो फिर भी बात समझ में आती है। लेकिन शादाब 4 नंबर पे, नवाज 5 नंबर पे और फिर 6ठे नंबर पे सलमान। कैन यू इमेजिन, आपके पास आप एक बाहर की कंट्री के एक पावर हिटर को बुला के लाए, उसको आप खिला रहे हैं 7 नंबर के ऊपर। ये कहाँ की लॉजिक है?
अगर वो पावर हिटर कहलाता, क्या पाकिस्तान में कोई इतने 25 करोड़ आवाम में इनको पावर हिटर नहीं मिल रहा यार? कैन यू इमेजिन के यानी नॉट ओनली इन दिस गेम बट ऑल थ्रू आउट आप ये पूरा टूर्नामेंट के फेरिस्त देख लें, ट्रेल देख लें कि उसमें इसी तरह क्या क्या भाई बात बड़े करें। सारे सवालात हैं। हाँ। और दिल के अंदर बड़ी बातें हैं जो मैं बाहर निकालना चाह रहा हूं तमाम फैंस को, उनकी नुमाइंदगी भी करूंगा। आज का शो जो है ना, मैं बतौर होस्ट नहीं, एक अवामी नुमाइंदे के तौर पे भी कर रहा हूं, क्योंकि लोगों के जज्बात जो है भाई ऐसे ही हैं। अगर आप सर ये सोचें, अब मैं इस मैच के ऊपर क्या बात करूं, अब चिड़िया चुग गई खेत। फखर जमान पूरे टूर्नामेंट में बेंच पे बैठे रहे। फखर शेब भाई, जिस आपने नाफे की बात की, शादाब की बात की, ये हर मैच शादाब नवाज खेलते रहे। फखर जमान जो इस मैच से पहले एक मैच खेले, 25-26 रन उन्होंने तब भी तेज किए थे। इनको ना खिलाने का जो जिम्मेदार हेड कोच है, कप्तान है, टीम मैनेजमेंट है, अब इनके परफॉर्मेंस रिव्यू पर आप क्या कहेंगे? फखर जमान को आपने बाहर बिठाया हुआ था और आज पूरा कमेंट्री बॉक्स वसीम अकरम से लेकर संगाकारा से लेकर एक ऑस्ट्रेलियन जो बड़े जबरदस्त अंदाज से कमेंट्री करते हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, दे वर अमेज्ड कि पहले कहां था फखर जमान। सर ये लोग अब क्या डिजर्व करते हैं? हमारी टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, कोचेस, रमीज राजा मौजूद थे ये उस कमेंट्री में जिन्होंने पॉइंट हाईलाइट किया था। सर ये आप कोचिंग पैनल का क्या आप समझते हैं, इनका परफॉर्मेंस होना चाहिए जिनको फखर जमान जैसा प्लेयर टीम में नहीं चाहिए था? मेरे तो ख्याल है कि हसन साहब को श्रीलंका से अपनी कंट्री में डायरेक्ट फ्लाइट ले लेनी चाहिए। पाकिस्तान भी वो ड्रामेबाजी के कमेटी बने, आप आए ये बताएं, कहानी खत्म होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसका जो जड़ अगर आप पकड़ना चाहते हैं ना कि ये सारा क्यों है, तो ये जो इस्लामाबाद के जो हेड कोच रहे हैं पिछले सालों तक भी, ये सारा ट्रेल ही वहां थी। इंडिया के आप देखें, गौतम गंभीर भी किसी भी आईपीएल के टीमों में से बन सकते थे, लेकिन उनकी एक क्लियर कट पॉलिसी है कि जो वहां आईपीएल का जो कोच होगा वो इंडिया का कोच नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल उसमें वो आ ही जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाता है, तो फेवरेटिज्म भी आ जाता है कि जी आगे भी, और ये बड़ा प्लेटफॉर्म है आईपीएल या पीएसएल, तो उसमें ये चीज पहले सोचनी चाहिए ना। और इस तरह से आउट ऑफ द ब्लू ऐसे एक बंदे को आप लेके आ गए जो हल्की टीमों से ज्यादातर खेलते रहे और जीतते रहे, और अपनी होम ग्राउंड के अंदर नेचुरली विकेटें भी सूटेबल कंड्यूसिव होती हैं हमारे ओन बैट्समैन और बॉलर्स के लिए भी स्पेशली, तो वो उसमें उनका जो थोड़ी बहुत जो विन आई 2-4 वो उसी तरह से आई। तो कुछ तो सोचें, कुछ अकल की दवा खाएं कि ये चीज पहले ही गलत थी। बार बार ये कहते रहे। फखर की जो आपने बात की, वो तो मैंने आपको कल परसों ही बोल दिया कि वो टीम खेलेगी जो पहले मैच में खेलनी चाहिए थी। तो ये चीज क्लियर कट आपके सामने प्रूव भी हो गई कि ये बैटिंग ऑर्डर ठीक है, नाफे आउट हो गए, मारने में आउट हुए, उन्होंने एक्सिक्यूशन नहीं हुई, ठीक है, इतने अच्छे ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद शादाब की जगह नहीं बनती थी, नवाज और सलमान फिर आए, तो और फिर उन्होंने किया क्या। क्रिकेट है, इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पावर हिटर्स या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, और फिर भी उनके पास इतने ओवर थे कि 3-4 ओवर के अंदर लास्ट कुछ इंपैक्ट प्रोजेक्टेड स्कोर शेप भाई जो आपका जा रहा था 230 तक, अगर आप -65 करते हैं तो उस लिहाज से आपका वो स्कोर भी बहुत भारी भरकम होता। और जो आप मुझे बेहतर एक्सप्लेन करेंगे, जो मोमेंटम आप बनाते हैं ना आखिरी 3-4 ओवर में, डिस्पाइट जो मर्जी हुआ होगा पूरे इनिंग में, वही आप कैरी करते हो, आपका पूरा मोमेंटम खो गया था और वही श्रीलंका ने गेन किया। और सर दूसरा अगर मैं आपसे सवाल करूं, माजरत आपकी बात मैंने काटी, जो फहीम अशरफ जिसने नीदरलैंड के खिलाफ एक ही मैच में वो पावर हिटर दिखाई दिया, क्या आज उसकी जरूरत नहीं थी? जब आपको रन्स एंटी करने थे, आपको शायद श्रीलंका के खिलाफ इतने स्पिनर्स की फोर्स चलाने की जरूरत नहीं थी। दे आर ऑलवेज प्लेस स्पिनर्स वेरी वेल। आपके आज फहीम अशरफ को नहीं खिला सकते थे, शादाब नवाज को हर मैच में खिलाना जरूरी है? बिल्कुल, जैसे शादाब की ऐसा देखें, बॉलिंग के अंदर आपने देख लिया कि क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा आज भी, और फिर उसके अलावा चलें लेफ्ट आर्म के अंदर एक वैरायटी इसी के अबरार, उस्मान तारिक, ये सारे सब लेग स्पिन, जो राइट हैंड ज्यादातर जो बैट्समैन उनके हैं ज्यादातर राइट हैंड है, तो बॉल ने अवे टर्न होना है। इवन नवाज भी वो होते हैं, और शादाब को भी फिर वही वाली ट्रेजेक्टरी के ऊपर रख रहे, तो वो बात सही है। लेकिन ये कि पिछले मैचों में फहीम अशरफ को चांस इतना नहीं दिया, इस वजह से इस मैच में
एकदम से उनको डालना मेरे ख्याल से फिर सही नहीं होता। लेकिन खिलाना था तो पहले मैचों के अंदर और उसको सपोर्ट देना चाहिए था। ठीक है शोएब भाई, 147 ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी टफ टू रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जैसा विकेट खेल रहा था, ठीक है हमारे ओपनर्स बहुत अच्छा खेले, कि ये इंडिकेट भी होता है ना कि विकेट में इतनी ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं थी। बैटिंग ने फिर भी 213 समझते हैं कि चाहे आखिरी 5 ओवर में 8 विकेटें गिरी, क्या वो स्कोर ठीक था? 147 क्या डिफेंडेबल या रिस्ट्रिक्टेबल था? डिफेंडेबल तो नहीं, जो कि टारगेट तो दो। आपके ख्याल में अगर आप पूरे मैच का अहाता करें तो आपकी क्या राय है? देखिए आखिरी 2 ओवर में 14 रन्स बने। जी हाँ, 14 और आखिरी 5 ओवर में 8 विकेटें गंवाई हमने, और 28 बॉलों में 18 बॉलों में 3 ओवरों में सिर्फ टोटल 18 रन बने, 28 रन बने। जी। 28। तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल वो जो पहले जो इतनी आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास बैटिंग डिस्प्ले किया, और आई डोंट नो शायद रिकॉर्ड भी हुआ होगा ये पहले। बिल्कुल पाकिस्तान का तो हाईएस्ट एवर तो नहीं है, लेकिन आई थिंक वर्ल्ड कप में जरूर हाईएस्ट एवर एक तरह। हाँ, तो लेकिन एटलीस्ट इस टूर्नामेंट के अंदर बिल्कुल ही उन्होंने अपनी टीम को दिखाया। इसका मतलब ये पहले हो सकती थी चीजें अगर कार्ड्स राइट प्ले किए जाते एट द राइट टाइम। जो शुरू से ही उन्होंने व्हेन यू स्टार्टेड विद द रॉन्ग फुट फर्स्ट, पहले ही कदम आपका गलत होगा तो फिर वो कभी भी बिल्डिंग सीधी नहीं। शोएब भाई आपने मुझे एक चीज तो सिखा दी है, वो आइंदा जिंदगी बखैर अगर कभी टूर्नामेंट आईसीसी का आया तो मैं हमेशा सवाल ये किया करूंगा अपने सिलेक्शन कमेटी से, कोचेस से, कि भाई आप वो टीम खिला दो जो आपने आखिरी मैच में खिलानी है। जब सब कुछ हो जाए तो शायद हमारा कुछ हो जाए। हमारे साथ जी जुल्कनैन, हमारे नुमाइंदे मौजूद है, जुल्कनैन शेख और अम्बरीन हमारी रिपोर्टर मौजूद हैं। उन सब दोनों से ही बात करेंगे। पहले जुल्कनैन मैं आपके पास आता हूं। अब तो जो होना तो हो गया, और शायद ये हम डिजर्व भी करते हैं। न्यूजीलैंड सब कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी टीम थी, इंग्लैंड से वो जीता मैच हारे, हम भी बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन जुल्कनैन आप इस वक्त मौजूद हैं श्रीलंका के अंदर, मुझे बस ये बताएं कि अब होगा कि आगे क्या होना है? वही कमेटी बनेगी, तहकीकात होंगी, आइडेंटिफाई होंगे, लेकिन किसी ने ये भी पूछना है कि आकिब जावेद भी बड़े अरसे से बैठे हुए सिलेक्शन कमेटी में, कोई उनसे पूछेगा कि उन्होंने क्या टीम सिलेक्ट की थी? माइक हैसन को जो लाए थे, गैरी कस्टन को, गोचेसन गिल्स्पी को हटाकर, कोई उसके ऊपर भी रेगरेट शो होगा। और फिर सलमान अलियागा 50 मैचेस खेल गए पर उनकी टीम में जगह पक्की नहीं है, ये डिसीजन भी तो लिए गए ना जुल्कनैन साहब? देखिए 2-3 चीजें तो आपको कंफर्म करनी पड़ेंगी। जैसे आपने अभी कहा कि कमेंट्री के अंदर रमीज राजा बैठे ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम की जो आज सिलेक्शन हुई है, फखर जमान की एक ऐसा लफ्ज है जिसने सबको, जितने भी लोग उनके बारे में साइंसदान बनते थे, इनको 4थे नंबर पर आना चाहिए, 5वें नंबर पर आना चाहिए, उन तमाम साइंसदानों की साइंस खत्म कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है, जो मैं बहुत खुल के बात करूंगा आपसे, जी। सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास जो भी आपके ये ओवररेटेड वर्ड जो यूज होता है ना, ओवररेटेड प्लेयर है, जिसमें आप शाहीन अफरीदी का नाम ले लें, चाहे आप शदाब का नाम ले लें, चाहे आप बाबर आजम का नाम ले लें, ये जो ओवररेटेड प्लेयर है जिनको तसलसल के साथ अपने टीम पर इंपोज किया। आज इब्रार को देखिए, आपने इब्रार को चांस दिया तो उसने जिस तरह की बॉलिंग की है, जितनी विकेट ली है, इसका ये मतलब है जितने मैचेस आपने उसको बिठाया, इसका मतलब है कि आपने अपनी टीम पर जुल्म किया है। बिल्कुल। तो अगर इन तमाम चीजों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन किसी को जवाब दे नहीं समझते, तो इसका यह मतलब है फिर कहीं ना कहीं उनकी मर्जी शामिल है। मैं बहुत सीधी सी बात करता हूं, मैं थोड़ा सा वो कहते हैं ना जज्बाती सा बंदा हूं, और अगर वो इस पर पूछ करते हैं और अगर वो उनको लगता है एज ए क्रिकेटिंग फैन, उन्होंने भी मैच देखा होगा जैसे आपने देखा है, जैसे मैंने देखा है, हम सबने मैच देखा और हमारी दिमाग के अंदर यही आ रहा है कि यार, और फिर जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के पास पावर हिटर रहे ही नहीं। ये शोएब भाई कैसे कह रहे थे कि आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास पावर हिटर ना हो, कि आप एक 176 तक स्कोर लेके गए और आपकी पहली विकेट गिर रही है और उसके बाद आपसे मतलब शॉट ही नहीं लग रही। आप सलमान अलियागा आपको ऐसे लगता है कि यार इनसे शर्त लगा ले कि मैं बॉल फेंकूंगा, आप छक्का लगा के दिखाएं। तो इन तमाम चीजों पर उनको जवाब देना होना पड़ेगा। और माइक हैसन के अलावा सलमान अलियागा जो भी टीम मैनेजमेंट है, मुझे नहीं पता, ये टीम बना के अगर आकिब जावेद भेजे से, तो वो ये चीज पर आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कम से कम इतना जरूर क्लियर करना पड़ेगा कि अगर ये फैसले टीम मैनेजमेंट के थे जो गलत, उन्होंने खुद साबित कर दिए। मतलब इस मैच की सिलेक्शन ने, चलिए मैं जुल्कनैन अभी आपसे आगे बात करता हूं 2-3 पॉइंट्स पर। क्विकली मैं अम्बरीन को भी प्रोग्राम में शामिल करूं। अम्बरीन, मुझे बताइएगा कि ये कैसी सिलेक्शन कमेटी है जिसका हेड कोई नहीं है? शेख मोहम्मद साहब से कल मैं ऑफ द रिकॉर्ड ही बात कर रहा था, हमेशा पाकिस्तान में सिलेक्टर्स होते हैं, कोई चीफ सिलेक्टर होता है जो आके ऑन करता है। आज हम पूछते कि भाई चीफ सिलेक्टर जो है वो जवाब देंगे, पावर हिटर कोई क्यों नहीं है,
क्यों हमने जो है वो ओपनर्स को फिर पावर हिटर बनाने की कोशिश की और पावर हिटर्स को ओपनर जबरदस्ती बनाते रहे। तो अमरीन, ये जो जिम्मेदारियों से हटने वाली बात है, क्या ये स्मार्टली होती है कि आपने चीफ सेलेक्टर नहीं बनना के बाद में हमारे ऊपर तनकीद होगी? और अब आप देखें ना कि हम ये तो जरूर करें सिलेक्शन कमेटी, बट पूरा पाकिस्तान जानता है कि टीम कौन सिलेक्ट करता है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है गफ्फार, आपने देखा है आज का मैच हम जीते हैं पर जीत कर भी बहुत ही बुरे तरीके से हारे। पिछले कुछ दिनों से हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि जी हम ये कर लें या फलां टीम से हार जाएगी या 147 पे जाके हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, पता नहीं कौन कौन से हम ऐसे प्लान करते रहे सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ जाएगी। जो सिलेक्शन कमेटी की आप बात कर रहे हैं, आज सीधा सीधा जो भी जिम्मेदारी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आकिब जावेद पर, माइक हैसन पर, सलमान आगा पर आयद होती है। ये तीनों जिम्मेदार है क्योंकि उससे पहले आप देखिए फखर जमान को आज इन्होंने आज ये ले आए ओपनर, उससे पहले क्यों बिठाई रखा था बाहर? क्या आखिरी मैच में आपने तमाम डिसीजन लेने थे? अगर आप श्रीलंका की गेम देखें आपको लगा होगा कि उनके ऊपर ना किसी किस्म का प्रेशर था, हालांकि हमने बहुत अच्छा ओपन किया, बहुत अच्छे हमारे जो दोनों बैटर्स ओपनर थे बहुत अच्छा गेम उन्होंने किया, फिर उसके बावजूद श्रीलंका ने कोई प्रेशर नहीं लिया और विदाउट एनी प्रेशर वो जिस तरीके से गेम खेले और पूरी की पूरी बाजी पलट के रख दी हमारे सामने। और ये मैच हम हारे हुए थे, ये हम आज ना जीते, ये वो कहते हैं ना कुदरत का निजाम जो है वो आड़े हाथों आ गया और फिर हम जीत गए। लेकिन क्या इस फायदा इस जीत का? हम सेमीफाइनल से आउट हो चुके हैं, अब वही होगा, सर्जरीज की बातें होंगी, अगली फ्लाइट से पाकिस्तान इधर आ जाएगा और फिर यही होगा कि जी हम सर्जरी। चलिए, आपने बात की, आपसे पहले जुल्करनैन भी बात कर रहे थे, मैं शुएब भाई का भी मौका ले लूं। शुएब भाई, डेफिनेटली इतनी बड़ी जो आपकी एक फ्लॉप कंपेन ही मैं कहूंगा, क्योंकि किसी बड़ी टीम को तो आपने हराया ही नहीं, आप जिस बड़ी टीम के सामने आए आप एक्सपोज ही हुए। ये जो आज मुसलसल चौथे आईसीसी इवेंट से सेमीफाइनल की दौड़ से ही बाहर हो गया, हमने सेमीफाइनल ही खेला, सर कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सब चीजें ठीक कैसे होंगी? एक को हटा देंगे, दूसरे को हटा देंगे, बट प्रॉब्लम कहीं और भी तो एग्जिस्ट कर रही है ना। आप जरा हाथा करेंगे 3-4 साल का, ये पाकिस्तान क्रिकेट पस्तियों में क्यों जा रही है आखिर? देखिए, राइट इंग्रेडिएंट्स डालें तो आउटकम ज्यादा अच्छा होता है। जो भी आपके पास जब अवेलेबल जो प्लेयर सेट ऑफ प्लेयर्स आपके पास थे, आखिर में उन्होंने ही खेलना था, वो खेले, लेकिन जब आपने उनका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बनाया फ्रॉम द वर्ड गो, इस टूर्नामेंट के स्टार्ट से, वहीं से जैसे मैंने अभी कहा और पीछे प्रोग्रामों में भी यही बात करता रहा कि जब गलत बैटिंग ऑर्डर शुरू से आप खिला रहे हैं, गलत टीम खिला रहे हैं, सब लीव अलोन बैटिंग ऑर्डर तो 11 बाद में आएगा, जब 11 ही आप पहले गलत खिला रहे हैं तो फिर कॉम्बिनेशन एंड रिजल्ट में भी फर्क आना है, तो फिर आपको उनको कॉम्पनसेट भी करना है। गलत प्लेयरों को आप फिर सलमान अली आगा की, अगर वो बॉलर जिस टाइम पे वो बॉलिंग करते थे जब तो T20 में जगह बन रही थी, बिल्कुल, लेकिन जहां उन्होंने बॉलिंग छोड़ी उसके बाद तो जगह ही नहीं बन रही थी, लेकिन बट स्टिल ही वॉट कैरीड अलोंग विद द पाकिस्तान, 50 मैच खेल गया था कैप्टन। तो और ये मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि ये कैसे पॉसिबल था। और फिर बॉलिंग जब छोड़ी तो जो भी कोचेज आए तो उनको चाहिए था ना कि स्ट्रेस करते नहीं जी तुम अच्छे बॉलर हो, तुम आए भी बॉलर पे हो, बैटिंग के अंदर कहाँ आ रहे हो? अभी बैटिंग करना प्लस पॉइंट होता है, लेकिन जैसे सेटनर का आप मिसाल ले लें, बॉलिंग ज्यादा अच्छी करता है, लेकिन बैटिंग में भी उसने टाइम एंड अगेन शो किया कि जी मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूं, जब जरूरत पड़ी 50-50 रन भी करे। लेकिन ये है कि ये कभी नहीं कहा जाता कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, वो बॉलर ही कहलाया जाता है, लेकिन वो बोनस होता है। तो मेरा मतलब है कि फिर उसके बाद बोर्ड की सबसे बड़ी गलती है कि जब स्ट्रिंग्स उनके हाथ में होती हैं, जो पिक एंड चूज करना उनके हाथ में होता है, उनके जो कान भर रहे होते हैं वो लोगों को भी ब्लेम जाता है। जो मोहसिन नकवी साहब तो नेचुरली वो बोलेंगे भाई मैं तो क्रिकेट में नहीं हूं, मैंने तो बाहर से मैंने आउटकम लिया। तो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल छेड़ा, मैं जरूर इसकी तरफ आ रहा था। आकिब जावेद, इससे पहले जो है वो ठीक है, मुझे वो पिच पे पंखे लगा के हीटर लगा के जो हम इंग्लैंड से जीत गए, साजिद नुमान तो सर ऐसे ग्रेट बॉलर है, मेरे ख्याल में आप और मैं भी अगर से उनके अलावा टीम बना लेना, मतलब कोई रिसर्च ना भी करें तो वो इतने बड़े बॉलर हैं ना, आपको होम सीरीज जितवाई देनी है, ऐसे ही है सर, वो दोनों इस तरह की फॉर्म में है। लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी में आप कोच थे, आपने अबरार के अलावा किसी को सिलेक्ट नहीं किया, आकिब जावेद साहब ने, उसके बाद न्यूजीलैंड आप टीम लेके गए, वो जितने लड़के शेख भाई इस प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी ने ग्रूम किए थे, इरफान खान नियाजी, हसन नवाज, अब्बास अफरीदी, सुफियान मुकीम, हसन नवाज, मोहम्मद आरिफ जिसने सेंचुरी बनाई, आप सब ने जिनको शामिल किया था आपने 6 महीने पहले उनको टीम से बाहर कर दिया। तो क्या सिलेक्शन कमेटी से कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने
6 महीने पहले क्या टीम खिलाई थी और आप वर्ल्ड कप में फिर शादाब, फिर नवाज, फिर फहीम, ये कैसे हो जाता है सर? इस तरह आप बताएं ना कि जो आपका कहते हैं ना अकाउंटेबिलिटी, वो तो फिर अक्रॉस द बॉर्डर होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। जो मैं जो बता रहा था कि जो बोर्ड के जो टॉप ऑर्डर के जो लोग हैं उनके ऊपर सबसे पहले तो उनके ऊपर ब्लेम जाएगा। ऐसा नहीं है कि जी इसलिए कि उनको चाहिए था कि सेकंड ओपिनियन, जैसे डॉक्टर से आप सेकंड ओपिनियन लेते हैं, जी जी। कोई भी अल्लाह ना करे किसी को कुछ होता है मेजर कोई चीज, तो सेकंड ओपिनियन की जरूरत हर कोई कहता है। वही चीज इसके अंदर भी आती है कि जी क्या मुझे ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं, मैं मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूं, मैं डिसीजन एक लेने जा रहा हूं, क्या ये सही है? कुछ अच्छे ब्रिलियंट माइंड से जो आपके सेटअप में नहीं है उनसे भी तो आप बात करके पता कर सकते हैं ना। तो फिर उसके बाद सिलेक्शन कमेटी को मेजर ब्लेम जाता है कि उन्होंने इस तरह की, जब आपकी टीम में चलो आपने सोचा कोई कैप्टन नजर नहीं आ रहा तो सलमान को बना दो। हाँ। और सर आपको याद है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं शेख भाई, तो मैं आनंद से और अमरीन से पूछूंगा कि देखिए आपका टेस्ट मैच चल रहा था, मोहम्मद रिजवान 11 में थे और माइक हैसन ने खत लिखा कि जी हमें T20 वनडे कप्तान तब्दील करना है। टेस्ट मैच के चौथे रोज आपकी मीटिंग हो रही थी और आपने अनाउंस किया। ये किस किस्म की मैनेजमेंट है, किस किस्म की मैन हैंडलिंग है? ये बोर्ड का काम था कि ऐसी चीज को शायद वो किसी तरीके से करते।